हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज सेल का हमारा थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस देख लिया था। उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हो। अच्छा, तो आज शुरू करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल आपका 2 लेक्चर में ख़त्म होगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे यूकैरियोटिक्स। ठीक है, यूकैरियोट्स में सारे ऑर्गेनल्स आएंगे, तो उसको ख़त्म होते ही चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा आपका। उसके बाद सेल साइकिल शुरू करेंगे। तो अभी प्रोकैरियोटिक से शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं मिलते हैं। ये उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक है। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं मिलेंगे। कौन कौन से सेल ऑर्गेनल मिलेंगे? सिर्फ एक ही सेल ऑर्गेनल मिलता है, वो भी राइबोसोम। और राइबोसोम कभी भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। और किस तरह का राइबोसोम मिलता है? 70S टाइप। ठीक है, ओके। अच्छा, हमने कल पढ़ा था प्लाज्मिड डीएनए के बारे में। उसमें मैं क्लियर करना भूल गई थी। आज मैं एकदम अच्छे से आपको क्लियर करती हूँ। वो होता क्या है, देखना। जीनोमिक डीएनए, प्रोकैरियोटिक सेल में एक जीनोमिक डीएनए होता है। सपोज ये आपकी कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, उसका ये न्यूक्लियोइड है। मैंने क्या बताया था? न्यूक्लियोइड मतलब कि ऐसा न्यूक्लियस जो किसी मेम्ब्रेन से सराउंडेड ना हो, उसका न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में ऐसे बिखरा हुआ हो, डिफाइंड ना हो कि कहाँ तक है वो, उसके लिमिट्स ना डिफाइंड हो। ऐसे न्यूक्लियस को कहते हैं हम न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड या फिर इनसिपिएंट न्यूक्लियस या फिर इनडिस्टिंक्ट न्यूक्लियस या फिर नॉट डिफाइंड न्यूक्लियस, आप कुछ भी कह सकते हो। तो इस न्यूक्लियस में तो डीएनए पाया जाएगा, इस न्यूक्लियस में तो जेनेटिक डीएनए होगा ही होगा। लेकिन इसके अलावा सेल में कहीं सर्कुलर डीएनए मिलता है। सर्कुलर डीएनए मिलता है, उसको कहते हैं प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए, इसमें भी सर्कुलर डीएनए होगा, यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा। लेकिन इसके जेनेटिक से अलावा जो एक्स्ट्रा आपका प्रेजेंट होता है डीएनए, उसको कहते हैं प्लाज्मिड डीएनए। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में कैसा लिखा है? इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, मतलब कि जो जीनोम आपका, यानी कि ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है, उसके अलावा मेनी बैक्टीरिया है। सभी में नहीं होता, कई सारों में होता है, बहुत सारों में होता है, लेकिन सभी में नहीं होता। मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए। ठीक है, आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है जीनोम के बाहर। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जेनेटिक डीएनए कैसा है, तो सिंगल सर्कुलर डीएनए है, लेकिन होता कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड। डीएस मतलब क्या है? डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड, ये आपका क्वेश्चन एक बार आ चुका है। कई लोग इसको सिंगल स्ट्रैंडेड टिक करके आ जाते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब है कि आपका ऐसे डीएनए है, ऐसे डीएनए भले वो एक ही है। आपके यूकैरियोट्स में क्या होता है, ये चीज़ पेयर में मिलता है आपको, पेयर में होते हैं ये लोग। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोट में क्या होता है? एक ही होता है, लेकिन होता तो डबल स्ट्रैंडेड है। मतलब इस एक लाइन को कहते हैं स्ट्रैंड। ठीक है, तो 2 लाइन है तो डबल स्ट्रैंडेड। आपका डीएनए होता तो डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन सिंगल होता है और सर्कुलर होता है, गोल गोल होता है, गोल गोल राउंड में होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, डबल स्ट्रैंडेड सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है जीनोमिक डीएनए। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए को ना जेनेटिक इंजीनियरिंग जब आप पढ़ोगे, तो उसमें वेक्टर की तरह जो यूज़ किया जाता है, वो आपका कौन सा होता है? प्लाज्मिड डीएनए ही होता है, यूज्ड एज वेक्टर। यूज्ड एज वेक्टर। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? ये बैक्टीरिया को कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ देता है, कुछ एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक देता है बैक्टीरिया को। जैसे होता है ना कि गॉड से गिफ्टेड कुछ उसको एक्स्ट्रा मिला, जितना होना चाहिए उससे कुछ एक्स्ट्रा मिला। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनमें प्लाज्मिड मिलता है ना, उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेशलिटी होती है। क्या स्पेशलिटीज़ हो सकती हैं? प्लाज्मिड गिव्स यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू बैक्टीरिया। फिनोटाइपिक कैरेक्टर इज दैट, ठीक है। रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, क्या होता है? कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं, हमेशा से ऐसे होते हैं कुछ बैक्टीरिया। तो ये किसकी वजह से होता है? प्लाज्मिड डीएनए की वजह से होता है। ठीक है, डिटेल्स आप इसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, जब आपको प्लाज्मिड वेक्टर्स और क्लोनिंग वेक्टर ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, तब आप समझोगे इसकी मतलब ये क्यों होता है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। अभी आप इतना याद रखो, जिनमें प्लाज्मिड प्रेजेंट है,
अलग अलग कैरेक्टर होगा ना, किसी में कोई रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक होगा, कोई किसी और कैरेक्टर के लिए स्पेशल होगा, तो अलग अलग ऐसे होता है। तो या तो रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक होगा, या फिर यूज्ड फॉर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए, इसका मतलब यूज्ड एज वेक्टर डीएनए, यूज्ड एज वेक्टर, मतलब कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए, मतलब कि अगर मान लो किसी बैक्टीरिया को आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप पढ़ते हो, किसी बैक्टीरिया को आपको ट्रांसफॉर्म करना है, तो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड निकालोगे, उसमें फॉरेन डीएनए डालोगे, फिर वापस से प्लाज्मिड उस बैक्टीरिया में डाल दोगे। अब वो फॉरेन डीएनए में जो जीन्स होंगे वो बैक्टीरिया के जीन्स बन चुके हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इस ट्रांसफॉर्मेशन में भी कौन हेल्प कर रहा है? आपका प्लाज्मिड, ठीक है। तो इतना हो गया आपका प्लाज्मिड और जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड। उसके बाद क्या है? द ओनली ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट इज राइबोसोम। मैंने आपको जैसे बताया कि सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल तो नहीं होते हैं। राइबोसोम आपका क्या था? दो मैंने ऑर्गेनल बताए थे जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं थी, राइबोसोम और सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है, तो बचा क्या? राइबोसोम। तो राइबोसोम आपके प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है। ऐसा सेल ऑर्गेनल जो प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है वो कौन सा है? राइबोसोम। और कैसा है? मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, कोई मेम्ब्रेन इसके ऊपर नहीं होती। और उसका टाइप क्या है? 70S टाइप का मिलता है। 70S टाइप को ना दो सब यूनिट होती है, राइबोसोम्स की हमेशा दो सब यूनिट होती हैं। सब यूनिट मतलब एक ऊपर ऐसा फिर नीचे ऐसा, दो सब यूनिट होती हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट, एक लार्जर सब यूनिट। तो स्मॉलर सब यूनिट आपकी कितनी है? 30S होती है, लार्जर 50S होती है। अब आप इसको जोड़ने मत लगना, जोड़ोगे तो 80 आ जाएगा, नहीं, ये जोड़ने के लिए नहीं होती हैं। ये सब यूनिट्स अपना अपना नाम है, ये एक नाम है बस। आप जोड़ना मत, अंक को मत जोड़ना कि 50, 30, 80 हो गया, नहीं, ये नाम है, ठीक है। ऐसे ही 80S का क्या होता है? 80S राइबोसोम जब आप पढ़ते हो तो उसका होता है 60S और 40S होता है उसका, ठीक है। साथ साथ में याद कर लो। अभी आपको 70 की ज़रूरत है तो मैं 70 मेनली पढ़ा रही हूँ। 70 की सब यूनिट्स कौन सी है? 50S और 30S, ठीक है। एस मतलब क्या? सिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम का काम क्या होता है? इट इज़ एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो यूकैरियोट्स में क्या होता है, वो या तो साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, या फिर उनमें एक यूकैरियोट्स में एक सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे चिपके हुए मिलते हैं, या फिर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। तो प्रोकैरियोट की सेल में ना तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बचा साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म से ना चिपक कर ये किससे चिपके होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपके होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम कहाँ चिपके होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। यूकैरियोट्स में कहाँ होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, आपके न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन पे, और साइटोप्लाज्मिक कभी कभी, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में कहाँ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। उसके बाद राइबोसोम्स का हमेशा, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करवाना, ठीक है। राइबोसोम का क्या काम होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करवाना, चाहे वो यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो। उसके बाद आता है सेवरल राइबोसोम में अटैच टू सिंगल mRNA टू फॉर्म ए चेन। ये कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट का है। ये कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ किसका है? प्रोकैरियोट का है, यूकैरियोट पे नहीं है। ये भी कैरेक्टरिस्टिक किसका है? प्रोकैरियोट का। ये वाला कॉमन है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों के लिए, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि mRNA, आपका डीएनए आरएनए पढ़ते हैं ना, डीएनए डबल स्ट्रैंडर्ड होता है, डीएनए जैसे डबल स्ट्रैंडर्ड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडर्ड होता है। तो आरएनए क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन से, आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन से, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन से, आरएनए से प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन से। या आप जेनेटिक्स जब पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो इस प्रोसेस को। तो हमारा, मेरे कहने का मतलब क्या है? प्रोटीन किससे बनता है? mRNA से। तो mRNA पे कौन चिपकेगा तब प्रोटीन बनेगा? राइबोसोम। मैंने कहा राइबोसोम किस में हेल्प करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में। mRNA किस में हेल्प कर रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस में। तो दोनों क्या करेंगे? मिल के काम करेंगे। तो सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू सिंगल mRNA। अब क्या कह रहा है कि अगर आपका एक आरएनए है उस पर कई सारे राइबोसोम्स अटैच है ना, तो इस स्ट्रक्चर को, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम या एर्गोसोम। इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं? पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम या फिर एग्रोसोम।
ऐसा सिर्फ प्रोकैरियोट में होता है, यूकैरियोट में हमेशा mRNA से सिर्फ एक ही राइबोसोम अटैच होता है। प्रोकैरियोट्स में कई सारे होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है आपकी इंक्लूजन बॉडीज़। इंक्लूजन बॉडी क्या होती हैं? स्टोरेज बॉडीज़ होती हैं, मतलब कि रिजर्व मटेरियल्स इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़। मतलब कि रिजर्व मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स होते हैं प्रोकैरियोट्स में, जैसे कि हमारे अंदर स्टोरेज के कई सारे ऑर्गेनल मिलेंगे हमारे सेल में, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में कई सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो स्टोर करेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, अलग अलग फंक्शन है। प्रोकैरियोट बेचारे के पास कुछ नहीं है, कोई ऑर्गेनल ही नहीं है, तो क्या होता है, जो उसके स्टोरेज मटेरियल होते हैं, जो खाने पीने वाले मटेरियल होते हैं उसके, वो साइटोप्लाज्म में भी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, बस साइटोप्लाज्म में कहीं एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे न्यूक्लियस आपका इकट्ठा है, वैसे इंक्लूजन बॉडीज आपके कहीं इकट्ठे हो जाते हैं एक कोने में, तो उसे क्या कहते हैं? इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं। फिर से पढ़िए, रिजर्व मटेरियल्स इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में कहीं भी, इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी, और फ्री होते हैं, कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते हैं, नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ठीक है, लाइफ फ्री इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स क्या है? फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। ये आप याद रखोगे। इंक्लूजन बॉडीज पूछता है आपसे कि कौन कौन से हैं इंक्लूजन बॉडीज, आपको ऑप्शंस दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा इंक्लूजन बॉडीज है, या फिर ये तीनों दे देगा, कहेगा कौन सा इंक्लूजन बॉडी नहीं है, चौथा ऑप्शन आपका नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इंक्लूजन बॉडीज का आपको ये याद रखोगे कि कौन कौन से इंक्लूजन बॉडीज है। फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ठीक है। एक और नाम आता है गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? एक तरह का बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है? साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। इसका नाम गलत दिया गया है, ब्लू ग्रीन एल्गी नाम गलत है, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको मिसनॉमर है ये, पहले इसको नाम दे दिया गया, फिर फाइंड आउट किया गया कि नहीं नहीं ये तो एल्गी नहीं, ये तो बैक्टीरिया है, क्योंकि इसमें प्रोकैरियोटिक सेल मिलती है, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? साइनोबैक्टीरिया है, और इसमें क्या होती है? गैस वैक्यूल्स होती हैं। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है, उसमें भी गैस वैक्यूल्स होती हैं। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में भी गैस वैक्यूल्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस। मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन मैंने आपको कल एक पढ़ाया था, क्या? मीजोसोम। मीजोसोम्स क्या होते हैं? इनवैजिनेशन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कि ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ऐसे मुड़ी मुड़ी स्ट्रक्चर बनाती है। ये किसका काम करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है, और इसे कहते क्या है? मीजोसोम कहते हैं, मीजोसोम कहते हैं, ठीक है, मीजोसोम कहते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, एटीपी बनाता है यूकैरियोट्स में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो इसमें है नहीं, इस बैक्टीरियल सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो उसकी जगह क्या प्रेजेंट होता है? मीजोसोम। तो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, दो तरह के मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन आपको मिलते हैं। एक तो हो गया आपका मीजोसोम, इनवैजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू साइटोप्लाज्म, इनवैजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद होते हैं क्रोमैटोफोर्स कंटेन पिगमेंट। अच्छा, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ना अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि फोटोसिंथेटिक होते हैं या फिर कीमोसिंथेटिक होते हैं, मतलब कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कहने का मतलब है कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट और एनी केमिकल, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए यूकैरियोट में क्या होता है? पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्लोरोफिल वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता, उसमें उसकी जगह क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की जगह क्या प्रेजेंट है? मीजोसोम, वैसे ही क्लोरोफिल की जगह आप समझ लो क्या प्रेजेंट है? क्रोमैटोफोर्स। तो ये दोनों मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस है, किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही एक्सटेंड होके बने होते हैं ये स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इतना रही आज की क्लास। कल की क्लास में हम सेल इन्वेलप पढ़ेंगे, सीलिया फ्लैजुला के बारे में पढ़ेंगे, जो बैक्टीरिया में हमें मिलता है, ठीक है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक ख़त्म करके हम यूकैरियोटिक पे जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।